हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आपके चैनल ज्ञान क्लासेस में आपका स्वागत है। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, हम कुछ एमसीक्यू के साथ हैं। ये हमारी क्लास होगी 100 प्लस एमसीक्यू। कोशिश ये रहेगी कि आपकी एक ही क्लास में कंप्लीट करा दूँ। इसमें 100 प्लस एमसीक्यू आपके अकाउंटिंग के कराए जाएंगे, प्लस जो थोड़ी बहुत थ्योरी है या उससे रिलेटिव आपकी सब चीज़ इसके अंदर कवर हो जाएंगे। उसके अंदर अकाउंटिंग के 100 एमसीक्यू करने का मतलब है कि आपको बहुत चीज़ें उसके अंदर कवर हो जाएंगी। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। तो ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड हमारा दिखा रखा है। तो जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है, ये पूरे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड मैंने इसके अंदर ही आपके दिखा रखे हैं। क्लियर। एक मिनट रुकिए जरा, एडिटिंग वाला पार्ट कर देते हैं इसके अंदर स्टार्ट। ये थोड़ी सी प्रॉब्लम कर रहा है। आइए स्टार्ट करते हैं। तो कुछ हमारा ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड दिखा रखा है। तो इसके अंदर हमारे सारे एएस मिलेंगे, जैसे AS1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, जहाँ तक भी हमारे चले आ रहे हैं। ठीक है। तो ये 29 तक है हमारा। और फिर उसके बाद हमारे ये है AS, जो मतलब हमारे मैक्सिमम पेपर से रिकॉल होते हैं। ठीक है। AS 1, 2, 3, 7, 9, 10, 14, 17, 26, 27। अब बात आई कि आपके कुछ तो लिखे हुए हैं इसके अंदर, कुछ आपके ब्लैंक हैं। इस ब्लैंक के बारे में आपको सर्च करना है, उसके बारे में वो करना है, क्योंकि अगर मैं लिख दूंगा तो आपको उसका इतनी बढ़िया तरीके से समझ में नहीं आएगा। आप क्रोम पर जाइए, AS 18 के 8 के बारे में सर्च मारिए, आपको पता चल जाएगा मैंने स्पेस यहाँ पर क्यों छोड़ रखा है। जैसे AS 6 में भी स्पेस था, पर मैंने फिर भी आपका ये लिख दिया डेफिनेशन। ठीक है। तो ये कुछ इन चीज़ों के बारे में इसलिए है, और मैंने आपके रिकॉल करा दिए नीचे की, जो आपके ज़्यादातर पेपर में यहाँ पर पूछे जाते हैं। ये वाली AS 1, 2, 3, 7, 9, 10, 14, 17, 26, 27 मैक्सिमम पेपर में ये वाला रिकॉल होता है। ठीक है। MCQ नंबर 1, कोक्स, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। फॉर्मूला कोक्स का है, कोक्स ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस परचेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग इन्वेंट्री। कोक्स ओपनिंग स्टॉक प्लस पी प्लस डीई माइनस आई। तो पार्टिकुलर अमाउंट, पार्टिकुलर अमाउंट, ये हमारा ट्रायल बैलेंस, वो सॉरी ट्रेडिंग अकाउंट। ट्रेडिंग अकाउंट तो आप जानते ही होंगे, उसके जैसा हमारा ये बना है। क्लियर। कौन सा अकाउंट? ट्रेडिंग अकाउंट। ट्रेडिंग अकाउंट हमारा यहाँ पर अप्लाई हो रहा है। ये ट्रेडिंग अकाउंट। ट्रेडिंग अकाउंट। तो ओपनिंग इन्वेंट्री, परचेज, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, क्लोजिंग इन्वेंट्री। कोक्स ग्रोस प्रॉफिट एंड सेल्स अवेलेबल। अगर हमारे पे ग्रोस प्रॉफिट और सेल्स अवेलेबल है तो डायरेक्ट हमारा कोक्स आ जाएगा इसके अंदर। आइए कैलकुलेट कोक्स। इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस एरिया, डायरेक्ट एक्सपेंसेस एरिया, सेल्स एरिया, नेट परचेस, रिटर्न इनवर्ड, रिटर्न आउटवर्ड, क्लोजिंग स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक। अब बात आती है हमारी कि कोक्स निकालने के लिए हमारे क्या क्या काम की चीज़ें, हमें पहले वो चीज़ें इसके अंदर पता होनी चाहिए। अब नंबर 1, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस हमारा पार्ट नहीं होता, डायरेक्ट एक्सपेंसेस हमारा पार्ट होता है। यहाँ पर आप देखेंगे ये था। क्लियर। तो हमने इस पे राइट, सेल्स, सेल्स हमारा पार्ट अभी नहीं है, क्योंकि सेल्स के लिए सीधा कोक्स निकल जाता है, तो ये वाला पार्ट हमारा अभी नहीं बन रहा। उसके बाद नेट परचेस और रिटर्न इनवर्ड, ये हमारा पार्ट नहीं है। रिटर्न आउटवर्ड, ये भी पार्ट नहीं है। क्लोजिंग स्टॉक ये पार्ट है हमारा, और ओपनिंग स्टॉक। इससे देखिए हमने कैसे निकाला, 16,000 रुपये। तो 16,000 रुपये हमारा क्या है, ओपनिंग स्टॉक है, प्लस 18,600 ये डायरेक्ट एक्सपेंस है, प्लस 72,000 नेट परचेस। तो हमने सबसे पहले इधर वाला पार्ट निकाला, ये हमने तैयार करके तैयार रख लिया। क्लियर। कौन सा? ये वाला। सबसे पहले हमने इधर वाला पार्ट तैयार करा, जिससे हमारी ये चीज़ें तीन तैयार हो गई, और इसमें से 28,000 माइनस, मतलब क्लोजिंग स्टॉक हम माइनस कर देंगे। क्लोजिंग स्टॉक क्या आ रहा है हमारा, 28,000।
तो ये कोर्स आपके पास इसमें आ जाएगा 78,600। ये था सिंपल क्वेश्चन। अब आइए यहाँ पर टोटल परचेज ड्यूरिंग द ईयर 8 लाख रुपए है, रिटर्न आउटवर्ड इतनी है, डायरेक्ट एक्सपेंसेस इतना है, 2/3 गुड्स आर सोल्ड। तो हमारे पास क्या दे रखा है, टोटल परचेज ड्यूरिंग द ईयर कितनी है, 8 लाख रुपए दे रखी है, रिटर्न आउटवर्ड 20,000 रुपए दे रखा है, डायरेक्ट एक्सपेंसेस 60,000 रुपए दे रखा है, 2/3 माल हमने सोल्ड कर दिया 6,10,000 का, तो 80,000 प्लस 60,000। अब बात आती है परचेज ड्यूरिंग द ईयर और डायरेक्ट एक्सपेंसेस हमने दोनों पहले ऐड करे, तो इधर आप ये वाला आपका हाफ हुआ है, तो ये आपका होमवर्क हो जाएगा। क्लियर, ये आपको करना है। हम स्टार्ट करते हैं अपने एमसीक्यू मेन चीज। डेप्रिसिएशन के लिए कौन सा एएस है, डेप्रिसिएशन क्वेश्चन किस तरीके से पूछा गया है, डेप्रिसिएशन के लिए कौन सा वो है हमारा, किसके लिए, डेप्रिसिएशन के लिए, डेप्रिसिएशन के लिए कौन सा एएस है, तो एएस 6 हमारा है। पुस्त पालन के लिए निम्नलिखित में से कथन, पुस्त पालन विश्लेषणात्मक प्रकृति का है। अब बात आती है कि ये आपको 4 में ऑप्शन देता है, उससे बेटर है कि आपको मेन चीज इसकी पता चल जाए कि पुस्त पालन क्या है, विश्लेषणात्मक प्रकृति का है। अब यहाँ पर आइए, पुस्त पालन व्यापारिक तथा अन्य व्यवहारों का मौद्रिक रूप से लेखा करने की कला है। स्पाइसर और पेंगलर हमारे क्या कहते हैं, पुस्त पालन व्यापारिक तथा अन्य व्यवहारों का मौद्रिक रूप में लेखा करने की कला है। ये 2 आपकी डेफिनेशन दे रखी है, इन्हें आप पढ़िए। प्रोफेसर जे आर बाटली बाई क्या कहते हैं, व्यापारिक व्यवहारों को उचित पुस्तकों में लिखने की कला व विज्ञान पुस्तक पालन है। प्रोफेसर कार्टर के अनुसार मुद्रा व माल के सभी लेन देनों का लेखा हिसाब की पुस्तकों में क्या आता है। आर एन कार्टर व्यक्तिगत एवं अव्यक्तिगत खातों का लेखा। थोड़ी सी हमें स्पीड करनी पड़ेगी क्योंकि हमें 100+ एमसीक्यू करने हैं, समझाते हुए प्लस हमें वे कवर भी करने हैं। आइए, पुष्प पालन का कार्य समाप्त वहां से लेखाक्रम का कार्य प्रारंभ होता है। जहां पर लेखाक्रम का कार्य समाप्त होता है वहां से क्या प्रारंभ होता है। शॉर्ट फॉर्म में क्वेश्चन लिखे गए हैं, पूरी लाइनों में आपके ज्यादा लंबे हो जाते हैं। शॉर्ट फॉर्म में क्वेश्चन क्या है, पुष्प पालन का कार्य जहां पर समाप्त होता है वहां से लेखाक्रम का कार्य प्रारंभ हो। जहां पर लेखाक्रम का कार्य समाप्त होता है वहां से क्या प्रारंभ होता है, अकेषण, ऑडिट, सब चीज होने के बाद ऑडिट। चार्टर्ड अकाउंटेंट पेशेवर अकेषण होता है सीए, नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक होता है सरकारी अकेषण। लेखांकन के चरण, वस्तु सेवाओं का लेन देन, जनरल पुस्तकों में लेखा, खाता बही में खाता खोलना, शेष निकालना, तलपट बनाना, व्यापारिक लाभानी खाता, आर्थिक चिट्ठा, लाभानी नियोजन। अंतिम चरण, सूचनाओं का संप्रेषण, उचित निर्णय लेना। नेक्स्ट, वस्तु एवं सेवाओं को बेचने, उनसे प्राप्त धनराशि आगम। एक ही प्रकृति के लेन देन को एक ही स्थान पर एकत्रित करने को क्या कहते हैं, खतियाना। दीपक अवधारणा के अनुसार व्यवसाय के संपत्तियों का मूल्य उसके पूंजी तथा दायित्व के योग के बराबर होता है। पूंजी प्लस बाह्य दायित्व बराबर संपत्तियां। 2000 के माल को 1800 में क्रेता को दिया गया, 200 रुपए का अंतर है व्यापारिक छूट। 2000 का माल था, उसे कितने रुपए में, 1800 रुपए में क्रेता को दे दिया गया, तो कितने रुपए की, 200 रुपए की व्यापारिक छूट। जिम्मा लेना स्वामित्व, पूंजी खाता व्यक्तिगत, लेनदारों देनदारों आरण आदि। लेखांकन समीकरण, परिसंपत्ति दायित्व प्लस स्वामी की इक्विटी। ICWAI, द इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट एंड वर्क्स अकाउंटेंट ऑफ इंडिया, कोलकाता, स्थापना 28 मई 1959। ठीक है। आधुनिक लेखांकन प्रणाली का जनक लूकस पैसियोली, 1494 इटली के वेनिस शहर में। डी कंप्यूटर स्क्रिप्ट डबल्स एंट्री सिस्टम, डबल एंट्री सिस्टम। लेखांकन के कार्य, वैधानिक आवश्यकताओं को पूरा करना, व्यवसाय की संपत्ति की रक्षा करना, अभिलेखों को व्यवस्थित करना, पुस्तपालन की गणित संबंधी त्रुटियों का पता लगाना, वर्ष के अंत में वित्तीय विवरण तैयार करना, भूल सुधार समायोजन लेके, लेखांकन की सूचनाओं का विश्लेषण तथा निवाचन। लाभ का अधिकतमीकरण लेखांकन का कार्य नहीं है। कुछ कथन, भवन खाता एवं वास्तविक खाता, अदद किराया खाता व्यक्तिगत खाते की श्रेणी में आता है। प्रत्येक विकलन डेबिट का संकलन क्रेडिट आवश्यक है। आयों एवं लाभों से संबंधित खातों को क्रेडिट किया जाता है। SAP 1 स्टैंडर्ड ऑडिटिंग प्रैक्टिस का नाम बदलकर AAS कर दिया गया, ऑडिटिंग एंड इंश्योरेंस स्टैंडर्ड। AS14 एकीकरण, AS20 प्रति अंश आय अर्जन, AS16 ऋण से संबंधित लागत लेखांकन, AS12 सरकारी अनुदान का लेखांकन से संबंधित। एक व्यापार के शुद्ध मूल्य का अर्थ कुल संपत्ति माइनस कुल बाह्य दायित्व। AS14 के अनुसार
क्रय प्रतिफल का भुगतान अंशधारी को होता है। इसके अंतर्गत हस्तांतरित कंपनी द्वारा हस्तांतरित कंपनी के अंशधारी को क्रय प्रतिफल का भुगतान किया जाता है। लाभों की प्रत्याशा मत करो और सभी हानियों के लिए व्यवस्था करो। तो ये कन्वेंशन कंजर्वेटिज्म हमें बताती है, क्या बताती है, रूढ़िवादिता की परिपाटी, मतलब सारे लाभों का जो भविष्य में होने वाले हैं या जो हो सकते हैं उनका लेखा तो कर लो, लेकिन जो जो हानि होने वाली है उनका लेखा तो कर लो, लाभों का लेखा मत करो, जो आपको जब तक प्राप्त ना हो जाए। और हानि चाहे प्राप्त हुई हो चाहे ना हुई हो, चाहे ना हुई हो हमारी हानि, लेकिन उसका लेखा हमें कर लेना चाहिए। आय के मापन का आधार, मिलान अवधारणा, मीनिंग, जिस वर्ष खर्चे तथा आय उसी वर्ष के एंट्री करो। अर्जित किंतु अप्राप्त आय मानी जाती है। संपत्ति, ऐसी आय वह जो कमा जा चुकी है परंतु प्राप्त नहीं। भविष्य में माल की आपूर्ति के लिए ग्राहक से प्राप्त अग्रिम धनराशि, करंट लायबिलिटी। क्रेडिटर, बीपी, लायबिलिटी ऑफ टैक्सेस, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, बैंक ओवरड्राफ्ट, प्रपोज डिविडेंड। मतलब क्या कह रहा है, भविष्य में माल की आपूर्ति के लिए ग्राहक से प्राप्त अग्रिम राशि है करंट लायबिलिटी हमारी। लेखांकन विवरणों में सहयोगिक दायित्वों के संबंध में नोट्स जोड़ने का अभ्यास, इसके अनुपात, प्रकटीकरण की परिपाटी, रूढ़िवादिता की परिपाटी लागू, अप्राप्यम संधिग्रहण के प्रावधान, चालू व्यवसाय की अवधारणा का आधार, स्थायी संपत्तियों के प्रयोजन जीवन काल पर इलाज लगाने। लीप के त्रुटि है, एरर ऑफ ओमिशन, एरर ऑफ कमीशन, एरर ऑफ कंपोजिशन। चूक की त्रुटि, करण त्रुटि, क्षतिपूर्ति त्रुटि, लीप के त्रुटि है ये वाली। लीप के त्रुटि नहीं है, एरर्स ऑफ प्रिंसिपल सबसे नंबर 1 आती है। एरर्स ऑफ प्रिंसिपल कौन सी होती है, जैसे एरर ऑफ प्रिंसिपल हम उसे कहेंगे जिसमें हमें अकाउंटिंग की नॉलेज ना हो। जैसे एग्जांपल, एक मशीन लगाई और उसमें हमने मजदूरी दी, तो हमने मजदूरी में से डेबिट कर दी, जबकि एक्चुअल में वो किसका खर्चा है, मशीन का खर्चा है, तो आपकी प्रिंसिपल ये वाली कहलाएगी। लेखा विधि के सिद्धांत, दोहरा लेखा प्रणाली, लागत सिद्धांत, भौतिकता का सिद्धांत, सामान्यतः स्वीकृति सिद्धांतों का आधार है। मान्यताएं, रूढ़िवादिता के सिद्धांत के अंतर्गत स्टॉक का मूल्यांकन किया जाएगा, बाजार मूल्य, लागत मूल्य जो भी कम हो। यदि एक फर्म अपने ग्राहक से प्राप्त अग्रिम राशि को अपनी आय मान लेती है तो वह किस अवधारणा का उल्लंघन करती है, वसूली अवधारणा। मतलब क्या कह रहा है, यदि एक फर्म अपने ग्राहक से प्राप्त अग्रिम राशि को अपनी आय मान लेती है तो वह किस अवधारणा का उल्लंघन करती है, वसूली अवधारणा का। एक व्यवसाय की संपत्ति से आशय, दायित्व और उसकी पूंजी, लेखांकन की स्वत अवधारणा लागू होती है संयुक्त स्कंध प्रमंडल पर। वसूली अवधारणा लागू नहीं होती दीर्घकालीन निर्माणी ठेका परिसंघों पर। लागू होती है रेल यातायात में, खदान उद्योग में, सेवा उद्योग में, निर्माण उद्योग में। मैंने आपको ऊपर लिखा किसमें नहीं होती, नीचे लिखा किसमें होती है। वसूली अवधारणा लागू होती है जब माल ग्राहक को सुपुर्द कर दिया जाता है। लेखांकन प्रथा, रूढ़िवादिता की प्रथा, पूर्व पटीकरण की प्रथा, एक रूपता की प्रथा, महत्वपूर्ण की प्रथा, ऐतिहासिक लेखांकन की प्रथा, शुद्धता की प्रथा, लेखांकन समीकरण, कानूनी मान्यता की प्रथा। आइए, अनएक्रूड इनकम, अनार्जित आय, लायबिलिटी दायित्व। कैपिटल हमारी 50,000 होगी, लायबिलिटी 30,000 होगी, फिक्स असेट्स 70,000 होगी, तो करंट असेट्स बताइए। फॉर्मूला याद रख लो, एसेट्स बराबर लायबिलिटी प्लस कैपिटल। तो नीचे हमारा लिख रखा है करंट असेट्स प्लस फिक्स असेट्स बराबर लायबिलिटी प्लस कैपिटल। तो इसमें अमाउंट रखा है करंट असेट 10,000 रुपये आपकी आ जाएगी। क्रय पुस्तक को क्या अभिलेखित करने के लिए प्रयोग किया जाता है, माल के समस्त उधार क्रय को। फिक्स असेट्स परचेस हमारी 5 लाख रुपए की, पेमेंट है 1 लाख रुपए की, और बिल रिसीवेबल है हमारे 4 लाख रुपए के। सो संपत्ति 4 लाख से बड़ी तथा दायित्व 4 लाख से बड़े। रिसीवर इज डेबिट, गिवन इज क्रेडिट, प्राप्तकर्ता के नाम में प्रदाता जमा। ठीक है, तो ये वाली चीजें हमारी इधर हो गई। अब आया नेक्स्ट, गुड्स वर्थ ₹10,000 आर सोल्ड ऑन द बेसिस ऑफ सेल ऑफ अप्रूवल। इस लेखांकन लेन देन समझ किया जाएगा। अब आप सोच रहे हो कुछ हिंदी में कुछ इंग्लिश में, अगर मैं इसे हिंदी में लिख देता, इतनी शुद्ध हिंदी है कि आपको इसमें समझ नहीं आ पाती, तो इसलिए मैंने इसे इंग्लिश में लिखा। मीनिंग समझा देता हूँ। गुड वर्थ 10,000 रुपए का माल था, सोल्ड ऑन द बेसिस ऑफ अप्रूवल बेसिस, मतलब कि एक एग्रीमेंट, मतलब एग्रीमेंट सॉरी एग्जाम्पल समझ लीजिए, अप्रूवल बेसिस कुछ स्टेप से जैसे दिखाने के लिए भेजा। जो हमारा एग्जाम्पल होता है हमारा, आप ये समझ लीजिए कि एक हमने नोट सेल फॉर, ठीक है ना, तो हमारा ऐसा है सैंपल के तौर पर जो माल दिया जाता है कुछ स्टेप का। सेल, स्टॉक, डेटर, ऑल ऑफ दिस, मतलब किसे किसे समायोजन लेन देन होगा, सेल्स में, मतलब हम एक तरीके से मानेंगे सेल्स का पार्ट है, स्टॉक, डेटर्स, ऑल ऑफ दिस में ये प्रभावित करेगा। वसूली खाता होता है नाम मात्र खाता, लेनदारों को भुगतान का परिणाम होता है कुल दायित्व तथा कुल संपत्तियों में कमी। चालू संपत्ति कोसती है हस्तगत रोकड़, बैंक रोकड़, देनदार, स्टॉक, पूर्वदत्त, बाजार प्रतिभूति, प्राप्य पत्र, अल्पकालीन विनियोग। क्रेता की पुस्तकों में संपत्ति की मूल कीमत से संपत्ति खाता डेबिट किया जाता है और कुल ब्याज की धनराशि से डेबिट किया जाता है। एसेट्स अकाउंट डेबिट, इंटरेस्ट सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, सेलर अकाउंट। विंग असेट्स एंड इंटरेस्ट सस्पेंस अकाउंट डेबिटेड टू सेलर। किस्त भुगतान पद्धति के अंतर्गत ब्याज संदेह खाता खोला जाता है। पाने वाला डेबिट और देने वाला क्रेडिट। ये वाला बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट है।
बहुत पेपरों में पूछा जा रहा है, यही चीज पूछी जा रही है नॉर्मल। पाने वाला डेबिट, देने वाला क्रेडिट। सबसे नंबर 1 व्यक्तिगत खाते की बात हो रही है, उसके अंदर कोई आदमी या फर्म होगी, तो अगर हम उससे पा रहे हैं तो डेबिट कर दो, अगर उसे दे रहे हैं तो क्रेडिट कर दो, ठीक है। व्यापार आरंभ 1 जून 2004 को 10,000 रुपए से। ड्रॉइंग मतलब आहरण कितना हुआ, 1 जून पे इसने का इतने का हुआ। कैपिटल कितनी है, इतने की होगी। आउटस्टैंडिंग इतनी होगी। शुद्ध लाभ होगा, तो हमने 1 जून की पूंजी इतनी बता दी, ड्रॉइंग इतनी बता दी, इसमें से माइनस कर लो 7,000 बते। दोबारा कैपिटल जो लगाई 2,000 की, 9,000 हो गया। दायित्व हमारा ये आ गया 3,000 प्लस 500 तो 35 ये हो गया, ठीक है। कुल संपत्ति 23,700 माइनस 3500 20,200। तो हमने देखो मैंने आपको दिखा रखा है वर्ष के अंत में पूंजी इतना पार्ट, संशोधित पूंजी ये वाला पार्ट, और इन दोनों का अंतर आ गया ये वाला। क्लियर। तो स्पीड थोड़ी सी इसलिए रखनी पड़ रही है क्योंकि आपके ये क्वेश्चन एमसीक्यू करवाने, लेकिन आपको समझाते हुए भी मैं इसके अंदर चल रहा हूँ। किस लेन देन की खतौनी, किसी लेन देन की खतौनी का अर्थ संबंधित दो खातों को उचित पक्ष में लिखना। बैंक ऋण पर ब्याज दोहरा लेखा प्रणाली में कहाँ दिखाया जाता है, रोकड़ खाते में। इंटरेस्ट एंड बैंक लोन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, इसकी एंट्री पर बता दी मैंने आपको। बैंक इंटरेस्ट पेड ऑन बैंक लोन। व्यक्तिगत खाते, राम का खाता अदत वेतन अदत किराया पूर्वदत्त मजदूरी, ये इंपॉर्टेंट है, ये आपका पूछा जाता है। नॉर्मल नाम नहीं देने का, वो आपका अदत वेतन दे देगा, अदत किराया है, पूर्वदत्त मजदूरी, ज्यादातर ये नाम दिए जाते हैं। व्यावसायिक संपत्ति के उधार विक्रय का अभिलेखन होगा सामान्य रोजनामचा। माल के उधार विक्रय का लेखा विक्रय रोजनामचा विक्रय पुस्तक में। नगद कैश बुक में। रोजनामचे में लेन देनों को अभिलेखित किया जाता है कालानुक्रमित आधार पर, मतलब चोरोनोलॉजिकल बेसिस। और रोजनामचे में लेन देनों को अभिलेखित किया जाता है दैनिक आधार पर। माई स्टेशनरी मार्ट द्वारा क्रय की गई स्टेशनरी को डेबिट किया जाएगा परचेस अकाउंट में। सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू रमेश ब्रोदर्स अकाउंट, ये सेल्स रिटर्न की एंट्री है। एक जनरल प्रविष्टि में 2 या 2 से अधिक खातों को डेबिट क्रेडिट किया जाता है, कहलाते हैं कंपाउंड एंट्री। मतलब हमारे पास बहुत सारी एंट्री आई, मैं आपको एग्जांपल बता देता हूँ। किराया दिया, कमीशन दिया, वेतन दिया, तो कुछ इस टाइप की उन्होंने एक साथ एंट्री कर दी। जैसे रेंट अकाउंट डेबिट, कमीशन अकाउंट डेबिट, सैलरीज अकाउंट डेबिट, इलेक्ट्रिसिटी अकाउंट डेबिट, जो भी खाते हैं उन्हें सबको डेबिट और एक को क्रेडिट कर दिया। तो ये कह रहा है ना कि एक जनरल प्रवेश में 2 या 2 से अधिक खातों को डेबिट या क्रेडिट किया जाता है, तो उसके अंदर डेबिट या क्रेडिट करे जा रहे होंगे। एक जर्नल एक पुस्तक है, पहली प्रविष्टि की, मूल प्रविष्टि की, तिथिवार प्रविष्टि की, सभी सभी पहली प्रविष्टि की भी है, मूल प्रविष्टि की भी है, तिथिवार प्रविष्टि की। रोजनामचे में खाने होते हैं 5। अब बात होती है 5, मैक्सिमम बुकों में देखने के लिए मिल जाएगा 5 होते हैं, लेकिन ये भी तो बताइए कौन कौन से। डेट, पार्टिकुलर, लेजर फ्लो, खाता विपरीशन का, डेबिट और क्रेडिट, ये 5 आपके हो गए। तो आपको कहीं गूगल पे कहीं सर्च करने की जरूरत नहीं, यहाँ पर आप ये 5 को लिखे हुए मिल गए। राम से 500 रुपये प्राप्त किया, किंतु उसके खाते में 5,000 रुपये 50,000 रुपये जमा किया गया। मतलब राम से 5,000 रुपये प्राप्त किया, किंतु उसके खाते में 5,000 रुपये जमा किया। मतलब जब प्राप्त करे 5,000, जमा कर दिए 50,000, परिवर्तन संबंधी अशुद्धि हो जाएगी। क्रय खाता कब क्रेडिट किया जाए, ड्रॉइंग अकाउंट डेबिट टू परचेस अकाउंट। नंबर 1 आपका ये ऑप्शन दे रखा होगा, लेकिन मैं आपको बता दिया ये ड्रॉइंग कब हो रहा है। ये क्रय खाता जब ड्रॉइंग हमारी निकाली जा रही है, कुछ माल फर्म से माल निकाला जब हमारी एंट्री होती है। क्लियर। आगे आदत किराए के लिए समायोजन की जनरल प्रविष्टि, रेंट अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग रेंट अकाउंट, बिग एडजस्टमेंट ऑफ आउटस्टैंडिंग रेंट, प्रीपेड इंश्योरेंस प्रीमियम, इससे का शेष डेबिट होगा। इंक्रीमेंट्स बैंक लोन, रिवर्स ऑफ डाउटफुल डेट, इसका शेष क्रेडिट होगा। किए गए वास्तविक व्यय से लागत का निर्धारण कहलाता है ऐतिहासिक लागत लेखांकन। नोट, खर्च किए गए वास्तविक व्यय से लागत का निर्धारण करना ऐतिहासिक लागत निर्धारण कहलाता है। इस प्रथा में हम पुस्तकों में वास्तविक व्ययों का ही लेखा करते हैं तथा उन वास्तविक व्ययों के आधार पर ही वस्तु का निर्धारण किया जाता है। क्लियर। खाता वही एक ऐसी पुस्तिका है जिसमें सभी वास्तविक व्यक्तिगत और नाम मात्र खाते खोले जाते हैं। लेजर इज अ बुक्स ऑफ ये। फाइनल एंट्री, अंतिम प्रविष्टि की रोजनामचा, मूल प्रविष्टि की भाई खाते का उद्देश्य, लेन देनों का वर्गीकरण, लेन देनों का समूहीकरण, प्रत्येक खाते के शेष ज्ञात करना। 3 खानों वाली रोकड़ पुस्तक में प्राप्त हुई नगद छूट को प्रविष्टि की जाती है क्रेडिट साइड में। खातों के दोनों पक्षों का योग करने और अंतर को ज्ञात करने का क्या कहलाता है, संतुलित करना। ठीक है। वित्तीय लेखांकन में खाते खतौनी की प्रक्रिया है क्लासिफाइंग वर्गीकरण। बैंक का क्रेडिट बैलेंस मीनिंग बैंक ओवरड्राफ्ट, ये मत समझ जाना बैंक का क्रेडिट बैलेंस आ रहा है तो भाई हमारे में जमा होगा। बैंक का डेबिट बैलेंस हमारे पक्ष में होता है, मतलब फेवरेबल, और क्रेडिट बैलेंस हमारा अनफेवरेबल होता है। लेजर में कितने खाते होते हैं, 8। अब बात आई 8 कौन कौन से, डेट, पार्टिकुलर, जेएफ, अमाउंट। 4 तो ये 4 इधर, डेट, पार्टिकुलर, जेएफ, अमाउंट, खत्म। कैश बैलेंस डेबिट हो रहा है, बैंक बैलेंस डेबिट भी होता है, क्रेडिट।
डेबिट कब, जब हमारा जमा हो। क्रेडिट कब, जब हमारा ओवरड्राफ्ट हो, ऊपर पड़ा। इन्वेस्टमेंट डेबिट होता है, स्टॉक डेबिट। देखो वो बात अलग है कि आपका लास्ट में बैलेंस क्या रहा है, लेकिन जो मैनुअल होता है इनका ये होता है। पशुधन, देय विपत्र, उपार्जित किराया, स्थगित। अब बात आती है, मैंने उपार्जित किराया तो लिख दिया व्यक्तिगत खाता, ठीक है। अब मैंने ये छोड़ रखा है पशुधन, देय विपत्र और ख्याति। ये आपको कमेंट करके बताना ये कौन से खाते हैं, ठीक है। ये आपके लिए होमवर्क हो गया। या आप मेरे चैनल पे जो है कमेंट करके बता सकते हैं। बाद में मैं आपको इसका बताऊंगा भी आप मेरे चैनल पर कैसे पहुंच सकते हैं, ठीक है। मैं आपको अपना चैनल इसमें दिखा दूंगा, तो उस पर आप डायरेक्ट पहुंच जाएंगे। घोषित किंतु अदत्त लाभांश, बैलेंस क्रेडिट। रोकड़ वही एक उदाहरण है सामान्य रोजनामचा का। पर्सनल अकाउंट, कैपिटल अकाउंट, पूंजी पूर्वदत्त वेतन, अदत्त वेतन, आहरण पूर्वदत्त मजदूरी। अदत्त मजदूरी एक मद है, चालू दायित्व। क्रय वही में दर्ज, किसी भी सामग्री की उधार खरीद उधार। कच्चे माल की नगद खरीद, रोकड़ पुस्तक। कच्चे माल की नगद बिक्री, विक्रय पुस्तक। प्राथमिक रिकॉर्ड की पुस्तक, रोकड़ पुस्तक, क्रय पुस्तक, विक्रय पुस्तक, देय पत्र, प्राप्य पत्र और जनरल प्रॉपर। क्लियर। अब आ जाए यहाँ पे क्रेडिट नोट, विक्रय वापसी है। तलपट प्रदर्शित करता है खाता वही के शेषों की गणितीय शुद्धता। खाता वही के शेषों की गणितीय शुद्धता करता है, वैसा वो नहीं करता। तलपट में दिए गए स्टॉक को दिखाया जाता है बैलेंस शीट में। संपत्ति का व्यय के रूप में अभिलेखन, संबंधित त्रुटि तलपट के मिलान को प्रभावित नहीं करती। यह त्रुटि दोहरा लेखा प्रणाली के सिद्धांत को न जानने के कारण होती है, ठीक है। आइए अब यहाँ पर तलपट का उद्देश्य है खातों की शुद्धता की जांच करना, पुस्तकों की नहीं। तलपट का दो है खातों की शुद्धता की जांच करना, पुस्तकों की नहीं। तलपट पर कौन सी अशुद्धि का प्रभाव नहीं पड़ता, क्षतिपूरक अशुद्धि का। ये इंपॉर्टेंट है आपका पार्ट। आइए आप तलपट में खाने होते हैं चार। खाते का नाम, खाता प्रश्न का, डेबिट से क्रेडिट से। तलपट बनाने में प्राय प्रयोग की जाती है शेष विधि। तलपट में दिया गया अदत्त वेतन दिखाया जाएगा आर्थिक चिट्ठे के दायित्व पक्ष में। तलपट पर प्रभाव नहीं पड़ेगा। 5,000 का नगद माल खरीदा, क्रय के स्थान पर खर्च खाते में डेबिट कर देगा। तलपट दोहरा प्रविष्टि प्रणाली का एक भाग है। नेक्स्ट आइए अब यहाँ पर 28 मार्च 2019 को आग लगने से 10,000 का रहत्य नष्ट हो गया। बीमा कंपनी ने दावा स्वीकार किया। अंतिम खाते बनाते समय कहा जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट। निम्नलिखित में असोध्य एवं संदिग्ध ऋण संचय की गणना। डेटर्स 3200 असोध्य लिखित किया जाना है और 8,000 केवल 70% वसूल का अनुमान है और 6,000 60% वसूल होने का अनुमान है। 4,000 आर्थिक स्थिति खराब। तो हमारा जो है 8,000 का 30% क्यों करा, क्योंकि 70% वसूल होने का अनुमान है, तो 30% होने का नहीं, जो वसूल नहीं होने वाला पार्ट है उसका हमने टोटल यहाँ पर आंसर ला दिया। मेन चीज है जो वसूल नहीं होने का उसका निकाल दो। अब यहाँ पर आ जाओ 31 मार्च 2019 टोटल डेटर्स इतने हैं, अप्राप्य ऋण इतने हैं, देनदारों पर छूट की दर इतनी हो गई, अप्राप्य प्रावधान के दर ये हो गए, देनदारों पर छूट की राशि ये। तो मैंने देखो आपका यहाँ पर न्यूमेरिकल सोल्व कर रखा है, इससे आप समझ के कर सकते हैं। क्योंकि न्यूमेरिकल अगर हम सोल्व कराने चलेंगे तो बहुत टाइम लग जाए, लेकिन मैंने आपको पूरा खोल के इसके अंदर समझा रखा है, तो इससे आप समझ के कर सकते हैं, ठीक है। हर चीज आपको हर पॉइंट मैंने समझा रखा है। डेटर, बैड डेब्ट्स ये हो गए, प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट। अब बात है 1200 आए कैसे, 1200 की कैलकुलेशन भी दिखा रखी है, इस तरीके से आए। यदि समायोजन में मुफ्त का माल विपरीत किया जा रहा है तो कहाँ दिखाया जाएगा, व्यापार तथा लाभानी खाते दोनों में। हस्तांतरित किए जाने वाले देनदारों पर प्रावधान की गणना हेतु सूत्र। असोध्य ऋण, नए असोध्य ऋण का नया प्रावधान, पुराना प्रावधान। बैड डेब्ट्स, न्यू बैड डेब्ट, न्यू प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट, ओल्ड प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट। अमाउंट ट्रांसफर टू P&L। एक साझेदारी फर्म में एक साझेदार एक्स प्रत्येक माह के अंत में 2,000 रुपए आहरित करते हैं। ब्याज की दर 5% है, वर्ष के अंत में ब्याज की राशि होगी। मंथली ड्रॉइंग 2,000, रेट ऑफ इंटरेस्ट 5% पर एनम, वर्ष के अंत में ब्याज की राशि होगी। एवरेज मंथली 11 + 0/2, तो ये आ जाएगी। इंटरेस्ट ऑफ ड्रॉइंग की अमाउंट ये आ जाएगी। साझेदारों के संयुक्त जीवन बीमा पॉलिसी पर चुकाए गए प्रीमियम को लाभानी खाते में डेबिट किया जाता है। संयुक्त जीवन बीमा पॉलिसी संचय खाते का शेष राशि को हस्तांतरित किया जाता है सभी साझेदारों के व्यक्तिगत खाते में। जॉइंट लाइफ पॉलिसी रिजर्व अकाउंट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अप्राप्य ऋण के कारण घाटे को पूरा करने के लिए निर्धारित की गई राशि। प्रोविजन प्रावधान, नेट प्रॉफिट बिफोर फॉलोइंग एडजस्टमेंट ये हो गया। आउटस्टैंडिंग सैलरी और प्रीपेड इंश्योरेंस और आफ्टर एडजस्टमेंट एनपीए। पूर्वदत्त व्यय के समायोजन के लिए प्रविष्टि, यह संपत्ति तथा व्यय दोनों को प्रभावित करते हैं। इसे बैलेंस शीट संपत्ति पक्ष में लिखते हैं। यह पर्सनल अकाउंट का हिस्सा है। प्रीपेड एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू कंसर्न एक्सपेंसेस अकाउंट। अधिशेषों खातों में दिखाई देने वाली मद के लिए एकत्र करें सरप्लस अकाउंट। प्रस्तावित लाभांश प्रपोजल डिविडेंड को अधिशेष खाते सरप्लस अकाउंट यह आर्थिक चिट्ठे में आता है। दायित्व पक्ष में यह रिसर्च एंड सरप्लस के अंतर्गत होता है, दर्शाया जाता है। प्रस्तावित लाभांश का प्रावधान करके इसे लाभानी में हस्तांतरित करके बची शेष राशि को दर्शाते हैं। सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट इज शोन ऑन द लायबिलिटी साइड द बैलेंस शीट अंडर द हेडिंग रिजर्व एंड सरप्लस।
अनफेवरेबल बैलेंस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट शुड बी सब्सक्राइब्ड फ्रॉम कैपिटल। अंश अधिपर्थ निर्मित किया जा सकता है, फुल्ली पेड अप, पूर्व प्रदत्त हो। निश्चित तिथि की वित्तीय स्थिति बैलेंस शीट। पूर्वदत्त किराया यदि तलपट में दिया हो तो इसे दिखाया जाएगा बैलेंस शीट के संपत्ति में। यदि क्लोजिंग स्टॉक समायोजन में है तो ट्रेडिंग एंड बैलेंस शीट में दिखाया जाएगा। अगर समायोजन में, यदि ट्रायल बैलेंस में है तो बैलेंस शीट के संपत्ति पक्ष में केवल। कोक्स ये वाला फॉर्मूला हमारा आके ये कर सकते हैं। आउटस्टैंडिंग लागत से 10% अधिक में मूल्यांकन, आउटस्टैंडिंग का मूल्य ये। तो आप इस तरीके से कैलकुलेशन दिखाई दी है। तो जो न्यूमेरिकल है उसकी कैलकुलेशन दिखाई दी है, उसे तो आप बड़े इजी तरीके से कर सकते हो। ऐसी संपत्ति जो कि व्यवसाय में लाभदायकता बढ़ाने के लिए क्रय की जाती है, ना कि पुनः बेचने के लिए स्थायी संपत्ति। तो हमारे ये देखिए हमने इसके अंदर कम से कम 110 के आसपास क्वेश्चन कवर करे। 109, 110 ये छिप रहा है आपका, तो 110 क्वेश्चन कवर करे। चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करना ना भूले। जय हिंद, जय भारत। तो 110 क्वेश्चन जो हमारे करने थे वो हमने आज टारगेट पूरा कर दिया। ठीक है, तो आगे की क्लास हम ऐसे डालते रहेंगे। जय हिंद, जय भारत। चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करना ना भूले। तो आज की क्लास हम यहीं तक रखते हैं।